जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो अपने सपनों का घर कैसे बना सकता है और कितनी आसानी से बन सकता है। लोग कहते हैं प्लॉट खरीदो, फ्लैट खरीदो या अपना बनाया पूरा घर खरीदो। तो इन तीनों में से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी जो 10 रुपए गज, 1500 रुपए गज या 2500 रुपए गज में हमने सेल करी थी, आज उन्हीं का आप ग्राफ उठा के देख लो कि नाना करते भी उन प्रॉपर्टी के रेट 15,000, 16,000, 12,000 हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का जो रिटर्न क्लेम करते हो कि 1100 रुपये की डाउन पेमेंट या 5100 रुपये की डाउन पेमेंट करिए और आप अपना घर, अपना प्लॉट ले सकते हैं। ये सच में होता है या ये कोई स्कैम? की जो नई प्लॉटिंग कटती है तो उस नई प्लॉटिंग में प्लॉट लेना कितना सेफ है? लेकिन वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इंसान को वेरीफाई करने चाहिए खरीदने से पहले? मैं फरीदाबाद में क्यों इन्वेस्ट करूं? मेरे पास गुड़गांव, दिल्ली जैसे ऑप्शन भी है जो कि अच्छी खासी सिटीज है। तो फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? कि फ्रॉड हो रहा है ये तो हमें पता ही है, बट इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है? स्वयं आप। जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है पूरा यहाँ तक, उनके लिए बेस्ट ऑफर आप क्या दे सकते हैं? नमस्कार जीतू भाई। नमस्कार। तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग में डील करते हैं, राइट? तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो एक मिडिल क्लास आदमी है, वो अपने सपनों का घर कैसे बना सकता है, उसके बारे में उनको पता लग सके और कितनी आसानी से बन सकता है। जीतू जी, इससे पहले कि हम अपने सवाल आपके आगे रखें, मैं जानना चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि कितने साल का एक्सपीरियंस आपको? प्रॉपर्टी का तो जितेश भाई विद इन 10 years का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। और इस एक्सपीरियंस के अंदर बड़ी खुशी होती है कि एक मध्यम परिवार जो होते हैं उनको हमने किराए से मुक्त कराया है। ज़्यादा नहीं कह सकते पर हज़ारों की तादाद कह सकते हैं कि जो हमारे माध्यम से किराए के अपने मकान में रह रहे थे, तो आज वो खुद के मकान में जा चुके हैं। Okay. ये मेरा अपना आपका ऑफिस किस नाम से और किस लोकेशन पे है? अपना जो ऑफिस है वो अग्रवाल प्रॉपर्टी के नाम से है और मेन सोना रोड पर है, प्लॉट नंबर 2 अपना ऑफिस होने वाला है अग्रवाल प्रॉपर्टी के नाम से। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने अग्रवाल प्रॉपर्टीज बताया, तो इसको आप ऑन करते हैं या कोई और ऑनर है? जितेश भाई, जो ऑनर है वो लेट श्री नरेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी को सिंस 1987 से स्टार्ट करा। अच्छा, इतनी पुरानी है ये? इतनी पुरानी कंपनी है, कह सकते हैं कि 39 साल हमारे हो चुके हैं, 40वें में हम प्रवेश करने वाले हैं। अच्छा। तो 87 से कंपनी ये जो है अग्रवाल प्रॉपर्टी, नरेश अग्रवाल जी ने स्टार्ट करी। आज दोनों भाई इसको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, मनीष अग्रवाल जी, शशांक अग्रवाल जी। मैं एज ए सेल्स मैनेजर कंपनी को लीड कर रहा हूँ ओके। विद इन 10 years। ओके। तो उसमें क्या है कि कंपनी का अगर हम ग्राफ उठा के देखें तो 1987 का मतलब ये है कि कई कॉलोनियां और कई हजार परिवार अग्रवाल प्रॉपर्टी बसा चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो डबुआ कॉलोनी, जो कि 2 रुपए गज से स्टार्ट हुई थी। ये हम नहीं कह रहे, ये पिछला रिकॉर्ड कह रहा है, कोई भी उठा के देख ले। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं संजय कॉलोनी, जो कि 10 रुपए गज से स्टार्ट हुई थी। देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है, ये जो बसावट हुई है, आज कहीं ना कहीं अग्रवाल प्रॉपर्टी की देन है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो मिडिल क्लास आदमी है, उसका एक सबसे बड़ा डर है इस जीवन का कि मैं अपना घर कभी खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। तो एक बताइए कि एक मिडिल क्लास आदमी कम बजट में, आप भी जानते हैं कि वो बहुत कम पैसा कमाते हैं या कम भी क्या कमाते हैं, उनके आए दिन के खर्चे इतने हो जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी के बारे में शायद सोच भी नहीं पाते। तो एक मिडिल क्लास आदमी कम बजट में कैसे अपना घर या अपना जो भी है एक प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट कर? इसमें जितेश भाई 2 चीजें निकल के आती हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके, एक तो उसका खुद का ही मन होना चाहिए कि मुझे लेना ही लेना है। हमारे आगे अगर खाना रखा है ना, तो हमें वो खुद उठा के खाना पड़ेगा। तो सेम मिडिल क्लास फैमिली का है, अगर उसने अपने मन को बना लिया कि मुझे प्लॉट लेना ही लेना है, तो अग्रवाल प्रॉपर्टी उसको प्लॉट देने के लिए बैठी हुई है। एक क्या होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी एक पर्टिकुलर इनकम फिक्स होती है। अगर वो उस तरीके से देखा जाए तो वो जीवन में प्लॉट नहीं ले पाएगा। अगर उसको प्लॉट लेना है तो आज चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि ईएमआई के ऑप्शन आ चुके हैं। पहले क्या था कि प्रॉपर्टी कैश में ली जा रही है, बिल्कुल। अब क्या है, अग्रवाल प्रॉपर्टी ने 1987 की बता रहा हूँ, 1987 से आज भी जो काम चल रहा है वो ईएमआई पे चल रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, अग्रवाल प्रॉपर्टी में आके पहले उसको ब्रीफ में जानो, उसके बाद आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो अग्रवाल प्रॉपर्टी ये नहीं कहती कि आप हमें हर महीने ईएमआई पे करो। आप हमें बुकिंग अमाउंट देके, बुकिंग अमाउंट हमारा छोटा सा रहता है 5100 रुपये का, उसको आप दीजिए, अपनी पोजीशन ले लीजिए, फिर उसमें आप अपना एग्रीमेंट कराइए। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रहा हूँ, जो उन्हें 100% पेमेंट देनी थी, वो हमने उसको 25% में डिवाइड कर दिया। आप उस 25% पेमेंट को अग्रवाल प्रॉपर्टी को पे कीजिए,
अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए और बनाइए। बैलेंस जो अमाउंट रह जाता है, उसके हमारे अलग-अलग साइड के अलग-अलग टाइम पीरियड है। किसी में 12 महीने का, किसी में 18, किसी में 24। अगर मिडिल क्लास फैमिली लेने के इच्छुक है, तो मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का कि अग्रवाल प्रॉपर्टी उसको प्लॉट दे के भेजेगी। तो जीतू भाई एक चीज़ बताइए कि लोग कहते हैं प्लॉट खरीदो, फ्लैट खरीदो या अपना बना बनाया पूरा घर खरीदो। तो इन तीनों में से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है? देखो जितेश भाई, तीनों ही अपनी जगह बेस्ट ऑप्शन है। डिपेंड ये करता है कि हमारा बजट कितना अलाउ कर रहा है। अगर हम मकान की बात करें, मकान भी अपनी जगह ठीक है भाई, किसी को रेडी टू मूव चाहिए, तुरंत उसको शिफ्ट होना है, तो इमीडिएटली उसको ले सकता है, बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सेम आ जाते हैं हम फ्लैट में। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फ्लैट में जाना है या प्लॉट में जाना है। फ्लैट भी अपनी जगह ठीक है, बट होता क्या है कि उसमें हम एक बाउंडेशन तक रह जाते हैं हुँ, कि भाई हमारा एक ये सीमित दायरा यहीं तक रहना है। प्लॉट में क्या है, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसे बना सकते हैं, अपने नक्शे के अनुसार उसे बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग प्लॉट अच्छा है, जिससे आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। ओके। क्योंकि कहते हैं मतलब फ्लैट एक टाइम बाद पुराना हो जाएगा, घर पुराना हो सकता है, लेकिन वो प्लॉट की जो वैल्यू है वो ज़मीन तो लिमिटेड है हमारी, लिमिटेड है, है ना? बिल्कुल है, तो बिल्कुल। ज़मीन की वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ना तय है। इसका सर मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि आज से आप कुछ टाइम पहले एक ग्राफ उठा के देख लो, गोल्ड क्या रेट था। हुँ, आज कहीं न कहीं गोल्ड की कीमत बढ़ी है। बढ़िया। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो ₹10 गज, ₹1500 गज या ₹2500 गज में हमने सेल करी थी, आज उन्हीं का आप ग्राफ उठा के देख लो कि नाना करते भी उन प्रॉपर्टी के रेट 15,000, 16,000, 12,000 हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है, अगर आप सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने ज़िक्र भी किया और मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी है जिसमें आप क्लेम करते हो कि ₹1100 की डाउन पेमेंट या ₹5100 की डाउन पेमेंट करिए और आप अपना घर, अपना प्लॉट ले सकते हैं। ये सच में होता है या ये कोई स्कैम है? मतलब देखो सुनने वाले को ये लगेगा इतना बड़ा प्लॉट, लाखों का प्लॉट है, लेकिन वो ₹5100 डाउन पेमेंट में कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ऐसे-ऐसा डिपेंड ये करता है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं या जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अपने माध्यम से, वो वाक़ई में सही है या नहीं, इस चीज़ का आपको प्रूफ़ हमारी साइटों पे आके मिल सकता है। जो लाइव एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे, वीडियो में तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आदमी झूठ बोल देता है। हुँ, मैं वीडियो में भी यही चीज़ कह रहा हूँ और जो भी हमारे माध्यम से आएगा हमारे पास या आपके माध्यम से कोई हमारे पास आता है, तो पहले वो हमारा ग्राफ चेक करे, हमारे कस्टमर से, हमारे जो भी क्लाइंट हैं, उनसे हमारा एक बार रिव्यू चेक करें कि वाक़ई में हमने 11 से 5100 में प्रॉपर्टी दी है या नहीं। हुँ, उनका जो मन का डाउट है या जो भी स्कैम आजकल मार्केट में चल रहा है, वो ऑन द स्पॉट वहीं क्लियर हो जाएगा। ओके। तो लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैंने आपको आके ₹1100 दिए, मैंने साइट देखी, मुझे सब सही लगा। मेरे पास क्या गारंटी रहेगी कि जो मैं 5100 के बाद जो किश्तें दे रहा हूँ आपको, उसका कुछ मुझे रिकॉर्ड एज़ अ रिकॉर्ड कुछ मिलता है या कोई रिसीट मिलती है, क्या रहता है? जो भी आप अमाउंट दे रहे हो, ₹1100 हो, चाहे वो 2100 हो, चाहे वो 11 लाख हो, आपको पर्टिकुलर एक स्लिप मिलेगी, हमारी फर्म के नाम की। फर्म के नाम की स्लिप मिलते ही जैसे आप हमें 25% पेमेंट कर देते हो, रजिस्टर्ड आपको एग्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट आपकी बच जाएगी, ईएमआई का ऑप्शन हमने दे रखा है। यानी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्ली हमारे फर्म के नाम से तरीके से मिलेंगे। मिलेंगे, उसको आप कहीं भी वेरीफाई कराओ। ओके। तो और ये जो आप ईएमआई ऑप्शंस देते हैं, ये सिर्फ़ बैंक लोन तक सीमित रहता है? किसी का रिकॉर्ड मान लेते हैं किसी का रिकॉर्ड खराब है, किसी भी वजह से, तो क्या आप अपनी तरफ से भी कोई ईएमआई का ऑप्शन देते हैं या सिर्फ़ बैंक से लोन का ही ऑप्शन रहता बैंक है? में और हम पे दोनों में एक फ़र्क है। बैंक क्या है, फर्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। हमारी जो फर्म है, आपको टाइम पीरियड देगी, उस टाइम पीरियड में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। विदाउट इंटरेस्ट आपको पेमेंट हमें पे करनी है। ओके। तो वो आप आपकी साइड से प्राइवेट एक हाँ, काइंड ऑफ रीज़न रीज़न इसका ये है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज़ होने हैं, वो तो आप बैंक के माध्यम से ब्याज दे चुके हो। हुँ, अगर आप हमारे माध्यम से आते तो हम तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। जो भी आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, वो आपको प्रॉफिट में जाएगा, ना कि आपके इंटरेस्ट में जाएगा। ओके। ये एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है एक मिडल क्लास के लिए। एट लीस्ट वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ईएमआई की ही बात कर लेते हैं कि आप अपनी वीडियोज़ में भी बोलते हैं कि 12 से 24 महीने के ईएमआई के ऑप्शंस रहते हैं कस्टमर के पास। तो ये जो कैलकुलेशन है, तो ये जो क्लाइंट है ओह सॉरी ये जो डीलर है, वो डीलर ही कैलकुलेशन कैसे करता है कि किसको 12 के ऑप्शन देने हैं, किसको 24 के ऑप्शन देने हैं? कुछ तो आप चेक करते होंगे प्रोफाइल कस्टमर की? प्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे। ओके। कस्टमर को कौन-सी साइट पसंद आ रही है। हमारी अलग-अलग साइटें हैं,
किसी में 12 महीने का टाइम, किसी में 18, किसी में 24 महीने का। अच्छा। तो ये चॉइस कस्टमर की रहेगी कि किस लोकेशन पे वो जा रहा है, क्योंकि कस्टमर कई प्रकार के हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी है, अपर भी है, डाउन भी है, हर तरीके की फैमिली है। तो हम सबको एक ही प्रेफ़रेंस में रख के अपनी तरफ से बेस्ट प्लॉट देने की कोशिश करते हैं, जो उनके बजट अनुसार हो। ओके। और अगर मान लेते हैं मैंने 12 महीने का प्लान लिया, बीच में किसी वजह से मैं 1 आध 2 महीने किश्त नहीं दे पाया, तो उस केस में क्या रहता है आपकी साइड उस केस में सर 2-3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अगर आप जो भी आपके बीच हमारे टाइम पीरियड तय तय हुआ है, उसमें अगर आप हमें पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 से 4 महीने और एक्स्ट्रा ले सकते हो, जिसका आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। से? ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बिल्कुल ही हार मान चुके हो। तो आप सपोज़ दैट कि आपकी 12 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने मेरे से 100 गज की प्रॉपर्टी ले ली और आपने मुझे 8 लाख रुपए दिए हैं। अगर आपके 8 लाख रुपए में 80 गज का प्लॉट आ रहा है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप मेरे से जितने पैसे दिए, उतनी ज़मीन ले सकते हो, नुकसान आपका कहीं भी नहीं है। हुँ। इन केस फिर भी आपकी बात बिगड़ जाती है, खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो 100% मनी बैक की गारंटी हमारी फर्म आपको देती है। अच्छा, मतलब ऐसा है कि आपको जब तक पैसा दे पाए, अगर किसी वजह से नहीं दे पाए, हाँ, हम कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जेन्युइन रीज़न अगर हाँ, उनका है तो। ठीक है, हुँ। समझ सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ईएमआई की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उन क्लाइंट्स की जो कहते हैं कि मुझे ईएमआई ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं पेमेंट पूरी कर दूँगा, चाहे भले ही 1 आध महीने में 2 महीने का टाइम लूँगा, बट मुझे ईएमआईज़ नहीं चाहिए। तो जो आप ईएमआई वाले को प्राइसिंग दे रहे हैं और जो आप एक ऐसे कस्टमर को प्राइस दे रहे हैं जो खुद पूरा पे करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों की प्राइसिंग में फ़र्क आता है? हाँ, प्राइसिंग में भी फ़र्क आएगा, प्लस में उसमें मैं आपको अपने ऑफ़र भी इंक्लूड कर दूँगा। अच्छा, उसमें ऑफ़र भी मिल जाएँगे उनको, मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल हो। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। तो जीतू भाई, अब थोड़ा-सा हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि जैसे प्लॉट्स की बात करेंगे सबसे पहले, कि ये जो नई प्लॉटिंग कटती है, तो उस नई प्लॉटिंग में प्लॉट लेना कितना सेफ है? क्योंकि देखो वो नया है मार्केट में, कुछ नहीं पता कि वो जगह कैसी है, तो बायर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जितेश भाई, नई प्रॉपर्टी कहाँ नहीं थी? आप किसी भी चीज़ को, कोई भी एक कॉलोनी, कोई भी सेक्टर उठा लो, वो भी तो नया ही है। हुँ। वो सिक्योर कस्टमर नहीं करेगा, वो सिक्योर हम करके देंगे आपको। हम जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, मास्टर प्लान देख के परचेज़ करते हैं, ताकि एक मिडल क्लास फैमिली की जो इन्वेस्टमेंट है, पूरी ज़िंदगी की जमा-पूँजी होती है, वो एक सही हाथों में जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज़ होने हैं। अगर आप किसी पुरानी कॉलोनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑलरेडी उस कॉलोनी के रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलना। हुँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो नई प्लॉटिंग में आप इन्वेस्ट करें, जिससे आपको आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न मिल सके। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी को भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी फ़र्म के बारे में जानें कि ओके। उसकी फ़र्म ऑलरेडी कितनी पुरानी है, मार्केट में उसका रेशो क्या है, क्या उसने किसी के साथ गलत तो नहीं करा। मैं पर्टिकुलर किसी को हाइलाइट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हर मिडल क्लास फैमिली की एक मेहनत की इनकम होती है, तो एक सेफ और सिक्योर हाथ में जाए ना, तो अच्छा है, चाहे वो कोई ही प्रॉपर्टी वाला क्यों ना हो। तो मैं एज़ अ बायर मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या-क्या ऐसे रिकॉर्ड्स कुछ है जो मैं देख सकता हूँ कि हाँ भाई, ये वाली प्लॉटिंग सही है, ये डीलर सही है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड कहीं गवर्नमेंट वेबसाइट पे या कहीं पे ऐसा होता है? ऐसा तो सर आप डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कर सकते हो। अच्छा। आप विज़िट कीजिए, XYZ किसी पे भी, डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कीजिए और कितने टाइम से वो बैठे हैं, वो वेरीफ़ाई कीजिए। ऑन ऑफिस है या रेंटेड है, वो भी आप चेक कीजिए। हुँ। बैकग्राउंड क्या है, वो भी आप चेक कीजिए। तो मेरे हिसाब से 90% चीज़ें वहीं आपकी क्लियर हो जाएँगी। ओके। मतलब बेसिकली हमें डीलर के बारे में ज़्यादा पता करना चाहिए, हाँ, सो दैट कल को ऐसा ना हो कि हमने पैसा डाल दिया और वो कहीं भाग गया। तो जीतू भाई, प्लॉट खरीदने की बात हुई, ठीक है? आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करने चाहिए, लेकिन वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंसान को वेरीफ़ाई करने चाहिए खरीदने से पहले? देखिए जितेश भाई, कोई भी कस्टमर या कोई भी फ्रेंड हमारा प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा है इंक्लूडिंग मी, तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्री चेक करूँगा ऑनर के नाम है या नहीं। वो अगर मुझे डॉक्यूमेंट वो दे देते हैं, उसको मैं वेरीफ़ाई करा लेता हूँ, तो इट्स मीन्स कहीं न कहीं प्रॉपर्टी लीगल है। हुँ। मेन क्या है कि ओनर के नाम डॉक्यूमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। ओके। ओनर के नाम है तो आपके नाम ऑटोमैटिकली कर देगा। तो मतलब बेसिकली जैसे अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ पे मैं आता हूँ, हुँ। तो वो जो प्लॉट दिखाया जा रहा है मुझे, तो वो अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ के ओनर के नाम पे या ओनर के अग्रवाल नाम प्रॉपर्टीज़ के हाँ, नाम पे होना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा। उसको आप कहीं वेरीफ़ाई कराइए। जब आपके मन को संतुष्टि हो जाए, आप सैटिस्फाई हो जाते हो, देन उसके बाद आप अग्रवाल प्रॉपर्टी में कोई चीज़ परचेज़ करो। हुँ। अदरवाइज़ आपको अग्रवाल प्रॉपर्टी से कोई चीज़ लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। आपकी सैटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जीतू भाई, एक चीज़ बताइए, मैं फरीदाबाद में ही क्यों इन्वेस्ट करूँ? मेरे पास गुड़गाँव, दिल्ली जैसे ऑप्शन भी है।
जो कि अच्छी खासी सिटीज़ है, तो फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है मुझे? जितेश भाई, अगर हम फरीदाबाद को गुड़गाँव से कंपेयर करते हैं, तो आज की डेट में गुड़गाँव में प्लॉट तो क्या, फ्लैट लेना भी इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, रीज़न वहाँ की महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहीं हम अगर फरीदाबाद की बात करें, तो ये जो गुड़गाँव में जो भी इंडस्ट्री है या जो भी डेवलपमेंट हुई है, धीरे-धीरे फरीदाबाद के अंदर एंटर हुँ, हो रही हैं। लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले लो 20 साल पुराना सैनिक कॉलोनी का। कहते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं, काश हमारे माँ-बाप ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया होता। बिल्कुल, तो आज आप देखो सैनिक कॉलोनी 20 साल बाद कितनी डेवलप हो चुकी है। तो अगर हमारे बच्चे ये ना बोलें कि काश हमारे माँ-बाप ने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता, तो आज सही समय है, सही अपॉर्च्युनिटी है फरीदाबाद के अंदर इन्वेस्ट करने की। देखो जितेश भाई, 2 ही चीज़ होती हैं कि एक रोज़गार, एक विकास। हुँ, दोनों ही चीज़ यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं फरीदाबाद के अंदर। तो जहाँ पे रोज़गार होगा, विकास वहीं पे होगा। तो सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट अगर आज हम कर दें, तो शायद हमारे बच्चों को ना ही कहना पड़ेगा कि काश हमने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता, पापा ने इन्वेस्ट कर लिया होता। सही बात है। हाँ। तो जीतू भाई आपने सैनिक कॉलोनी का रेफ़रेंस दिया और मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे आपने एक्सप्लेन किया। तो ऐसी कौन-सी लोकेशंस है फरीदाबाद की देखो वो तो बन गया, अभी करंटली मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अभी अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें, तो सरूरपुर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियर बाय बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। जस्ट उसके टच में ही अभी एग्ज़ाम्पल आप ले लो, जैसे हमने सैनिक कॉलोनी का दिया, तो संजय कॉलोनी का आप एग्ज़ाम्पल उठा सकते हो पुराना, कि वहाँ प्रॉपर्टी के रेट क्या थे, हुँ, आज रेट क्या है। तो हमारे अकॉर्डिंग सरूरपुर में इन्वेस्ट करना सेफ और सिक्योर दोनों ही है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी का आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ओके। और उसके अलावा कोई ऑप्शंस है हमारे पास? और उसके अलावा रेजिडेंशियल, कमर्शियल दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में रेट आपके बढ़िया इंक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलना है। ओके। हाँ। सो जीतू भाई प्लॉट खरीदते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लोकेशन कैसे डिसाइड करें? कॉर्नर का होना चाहिए, रेज़िडेंशियल होना चाहिए, मॉल के पास होना चाहिए या मार्केट के पास होना चाहिए या हाईवे टच होना चाहिए? तो मतलब किस तरीके से करें और कौन-सी चीज़ कितना बेनिफिट देती है मुझे? इसमें जितेश भाई 2 चीज़ आ जाती है। जो आपने बोला कि भई हाईवे टच या मॉल के टच या मार्केट टच, ये तो चीज़ें ज़रूरी है ही है प्लॉट के लिए, कि भई हमारे नियर बाय जो चीज़ें रहेंगी, उस तक हम आसानी से पहुँच जाएँगे। ठीक है? दोनों प्लॉटों की अपनी-अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है। बात करते हैं हम रेज़िडेंस प्लॉट की और बात कर लेते हैं हम कमर्शियल प्लॉट की, कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से दोनों ही अपनी जगह ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि एक मिडल क्लास फैमिली ही इन्वेस्ट कर सकती है। हाई क्लास फैमिली भी इसको इन्वेस्ट करती है। रिटर्न आपको जो अच्छा मिलेगा वो इंडस्ट्री के अंदर मिल सकता है, यानी कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा मिल सकता है। मिलेगा दोनों में, पर अगर शॉर्ट टाइम में आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट में मिलेगा, लाइक ए इंडस्ट्री प्लॉट। हुँ, उसमें क्या है, टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है, पेमेंट प्लान में भी वैसे भी, और रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके। अच्छा जीतू भाई एक चीज़ बताइए कि हर इंडस्ट्री में फ्रॉड होता है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन रियल एस्टेट में आजकल कॉमन फ्रॉड क्या हो रहे हैं जिससे लोग बच भी नहीं पाते? ये जितेश भाई पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉड हो रहा है, ये तो हमें पता ही है। बट इस फ्रॉड का ज़िम्मेदार कौन है? स्वयं आप। अच्छा। आप खुद ज़िम्मेदार हैं इस फ्रॉड के। आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई भी, अगर हम एक ₹100 का मटका खरीद रहे हैं, तो उसे हम बजा के देखेंगे, सीधी-सी बात है। अगर वो लीक है तो हम उसे लेंगे क्यों? हुँ, अगर आप लाखों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप पहले उसको वेरीफ़ाई करें। हुँ, उसके बारे में पता करें कि डीलर कितने पुराने हैं, फर्म कितनी पुरानी है, कितने सालों से वर्क कर रही है, ऑन ऑफिस है या नहीं है, रेंटेड है या क्या है, ठीक है? और मतलब उसका बैकग्राउंड चेक करें कि कितने टाइम से ये वर्क कर रहे हैं और कितनी चीज़ें ये कितने लोगों को बसा चुके हैं। तो कहीं न कहीं आपकी चीज़ें वहीं क्लियर हो जाएँगी, और फ्रॉड होने का जो मेन कारण ये है कि आप खुद वेरीफ़ाई नहीं कर पाते कि ये बंदा सही है या नहीं। हुँ, तो इससे अगर हम बचना चाहें, आप बचना चाहो, तो पहले आप उनकी चीज़ों को वेरीफ़ाई करें, जिस भी बिल्कुल। डीलर से आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। हुँ, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो उनके कस्टमर हों। हुँ। आप लेकिन उनसे फीडबैक भी चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना, जो सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव है, जो प्रॉपर्टी एक क्लाइंट को दिखा रहा है, वो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करता है। सर निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो उस अर्जेंसी के चक्कर में ना वेरिफ़िकेशन कहीं न कहीं मिस हो जाती है। तो मतलब ऐसे सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव का काम तो सर देखो सेल करना है। उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैंने अभी बोला कि हम
खुद ज़िम्मेदार होते हैं, आप खुद ज़िम्मेदार होते हो हर चीज़ का। तो सेल्समैन का काम है अपनी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करना। हमारा काम है, आपका काम है उसको वेरीफ़ाई करना। हुँ। तो सेल्समैन जो है वो अपनी जगह ठीक है, बट जो आपकी मेंटालिटी है, आप अपनी मेंटालिटी को इस अकॉर्डिंग रखिए कि पहले हम चीज़ें वेरीफ़ाई कर लें, उसके बाद सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव से बात करें। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा जीतू भाई, मैंने प्लॉट खरीद लिया। सब ईएमआई सब समझ गया मैंने प्लॉट खरीद लिया। अब आपने मुझे कहा कि वो 100 गज़ का प्लॉट है, बट मैं कैसे मान लूँ वो सच में 100 गज़ का प्लॉट है? देखिए जितेश भाई, इन चीज़ों में आप मेरे पे भी यकीन मत कीजिए। आपने चीज़ परचेज़ करी है मेरे से, 100 गज़ का प्लॉट परचेज़ करा है, तो ये आपका लीगली हक भी है कि आप अपने प्लॉट की डायमेंशन कराएँ। दूसरा, जिस भी डीलर से आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, वो आपके साथ हेल्पफुल होने ज़रूरी हैं। वो आपकी हर चीज़ में मदद करें, आपको साथ लेके जाएँ, आपके सामने आपकी डायमेंशन कराएँ, आपकी पोज़ीशन क्लियर करें, जिससे आप डीपीसी या हिंदी में आप कब्ज़ा बोल सकते हैं उसको, कि कब्ज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें डीलर नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं उसमें रेड फ्लैग है। मतलब कोई आनाकानी कर कोई आना-कानी अगर हो रही है, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ ना कुछ है, जो आपकी डायमेंशन नहीं हो पा रही है। नहीं तो मेरे पे भी ना ट्रस्ट करके आप अपने हैंड पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी जिस भी कंपनी से आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम उनका यही होना चाहिए कि आपकी पहले डायमेंशन क्लियर करा दें, चाहे वो 100 गज़ का प्लॉट है, चाहे वो 40 गज़ का ही सही। कस्टमर सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो जीतू भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लॉट खरीदते वक़्त इंसान को लोकेशन ध्यान में रखनी चाहिए पहले, या उसको बजट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? अगर मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊँ, तो बजट ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। लोकेशन तो मिल ही जाएगी हमें, अगर बजट अच्छा है तो फिर हम सेक्टर में भी जा सकते हैं, हुँ, या एक किसी भी अच्छी चीज़ में हम जा सकते हैं। तो हमें जो भी एक काम करना है, एग्ज़ाम्पल ले लो, हम पानी में जितना गुड़ डालेंगे, पानी उतना मीठा। बिल्कुल। तो सीधी-सी बात है, अगर हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा बजट क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बजट के अकॉर्डिंग ही लोकेशन है। अगर हमारा बजट 10 लाख का है, तो हम 10 लाख के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि ओके। 20 लाख के अकॉर्डिंग। चलो फिर आपने बजट की बात करी, तो अभी हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है पूरा यहाँ तक, उनके लिए बेस्ट ऑफ़र आप क्या दे सकते हैं? हालाँकि अ, अग्रवाल प्रॉपर्टी का खुद का पेज है, उस पे हम कंटिन्यू सारी चीज़ें डालते रहते हैं। तो हमारे जो ऑफ़र्स हैं, वो बुकिंग अमाउंट से लेके और एग्रीमेंट तक के हैं। मैं दोनों तीनों चीज़ें आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ, कि अगर कोई भी व्यूअर्स, चाहे वो आपके पेज के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पेज के माध्यम से हो, अगर वो प्लॉट नहीं भी लेके जा रहा है, तो भी हम उसको सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे। अच्छा। नहीं भी लेके जा रहा है तो भी। बुकिंग अमाउंट अगर वो देते हैं, तो हम उनको गिफ्ट देंगे। सेम डे एग्रीमेंट कोई भी कराता है, सपोज़ दैट कि आज उसने बुकिंग करी, कल उसने अपना एग्रीमेंट करा लिया, चाहे वो 40 गज़ का प्लॉट हो, चाहे हो वो 50 गज़ का। सेम डे एग्रीमेंट पे 32 इंची एलईडी कंपनी की तरफ से आपको रहने वाली है। ये तो हो गई छोटे प्लॉट की बात। बात करते हैं बड़े प्लॉट की। 150 से 200 गज़ के बीच में जो भी कोई प्लॉट लेगा, सेम डे एग्रीमेंट कराता है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी की तरफ से उसको कंपल्सरी है, वो मिलेगी मिलेगी। 250 गज़ के प्लॉट पे अगर कोई जाता है, तो गोवा का टूर कंपनी उसे देती है। अच्छा। आप मेरा मतलब कहने का यही है कि आप विज़िट भी करोगे ना, तो भी आप खाली हाथ नहीं जाओगे। ये बहुत अच्छा है। हाँ। तो गाइज़, ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए बनवाया था मैंने कि भई प्रॉपर्टी के लिए लोग बहुत जगह भटकते हैं, तो आप एक बार ट्राई करिए, इनकी साइट्स देखिए, और मैं तो यही कहूँगा कि भई ये पॉडकास्ट देख के जाओगे तो पक्का तुम्हें कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है। सो देर किस बात एक की? फ़ायदा और रह गया है हमारा, ये तो गिफ्ट वगैरह सब चलते रहते हैं। अगर कोई कैश में भी हमसे प्लॉट परचेज़ कर रहा है, तो ये जो सेम ऑफ़र है उसके लिए रहेंगे। उसको 100 गज़ के प्लॉट पे फ्लैट 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे। अच्छा। फ्लैट 1 लाख, ये जो गिफ्ट है वो तो है ही है। फ्लैट 1 लाख रुपए का डिस्काउंट अलग से रहेगा 100 गज़ के हुँ। प्लॉट पे। सो गाइज़ देखो, मैंने अपना काम कर दिया, आपको अच्छे से अच्छे ऑफ़र दिला दिए। अब आपने अगर ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। एक बार इनसे ज़रूर बात करिए, एंड आई एम श्योर ये आपको बेस्ट टू बेस्ट डील देंगे। सो बाकी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को, जो इंसान एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो चाहता है, बट किसी कारणवश कर नहीं पा रहा। देखो जितेश भाई, बजट जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है।
बट जो डिसीज़न है, वो परमानेंट रहता है। तो हमने प्राइस ही अपनी प्रॉपर्टी के इस अकॉर्डिंग रख रखे हैं कि एक मिडल क्लास फैमिली भी आसानी से हमसे प्लॉट ले सकती है। तो इस चीज़ को मैं यहीं ख़त्म करके सिर्फ़ एक छोटा-सा मैसेज यही दूँगा कि ज़्यादा टाइम को डिले ना करके एक बार हमारे यहाँ विज़िट करें और हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए, एंड मैं आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।